ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिल सर में। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत के इस सफ़र में हम मौर्य वंश तक पहुंच गए हैं। पिछली वीडियो में हमने मौर्य वंश के तीसरे शासक सम्राट अशोक के बारे में डिटेल्ड स्टडी की। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मेरा आपसे निवेदन है कि सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो पर आइए। उस वीडियो को पाने के लिए आपको हमारे ही चैनल के प्लेलिस्ट एंशिएंट हिस्ट्री में जाना होगा और वहां से आप कोई भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम इसी के साथ ही आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं, जो कि है अशोक के अभिलेखों के बारे में। दोस्तों, अशोक का इतिहास हमें मुख्य रूप से उसके अभिलेखों से ही पता चलता है। दोस्तों, जो हमने अशोक के बारे में जितना भी कुछ पढ़ा वो सब हमें कहाँ से पता चलता है? उसके बताए गए और बनवाए गए अभिलेखों से ही। अशोक के अभी तक 40 से भी ज़्यादा अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो देश के कोने से दूसरे कोने तक बिखरे पड़े हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं 40 से भी ज़्यादा अभिलेख अशोक के प्राप्त हुए हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं, अशोक के साम्राज्य की सीमा का निर्धारण तथा धर्म व प्रशासन आदि संबंधित चीज़ों की जानकारी अशोक के अभिलेखों से ही संभव हो पाई है। दोस्तों, हमने अशोक के बारे में जितनी भी चीज़ें पढ़ाई की हैं, उसके साम्राज्य की चाहे सीमा की बात करें, कहाँ से कहाँ तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था और उसने अपने धर्म और प्रचार प्रसार बौद्ध धर्म का जो भी किया वो कब किया, कैसे किया, इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि उनके अभिलेख हमें मिलते गए। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेख को पढ़ा, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लो। जेम्स प्रिंसेस ये कौन थे? एक विद्वान थे जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। अशोक के अभिलेखों को हम मुख्यतः 3 भाग में बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं वो भाग? शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अब शिलालेख किसे कहते हैं? शिलालेख मतलब पत्थरों पे जो भी हम लिख देते हैं उसे शिलालेख कहते हैं। स्तंभलेख मतलब कि हम एक स्तंभ पे, स्तंभ मतलब खंबे पे जब हम कोई भी चीज़ लिख देते हैं तो वो होता है स्तंभलेख। गुहालेख का मतलब गुफाओं के अंदर जो भी लिखा जाता है उसे बोलते हैं गुहालेख। तो हम देख सकते हैं कि अशोक के अभिलेख 3 पार्ट्स में 3 तरीके से मिले हुए हैं, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अगर हम शिलालेख की बात करें तो इसको पुनः 3 भाग में बांटा जा सकता है, दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख और पृथक शिलालेख। दीर्घ शिलालेख में क्या होता है? जो बहुत ही बड़े बड़े शिलालेख होते हैं, जो पत्थर के टुकड़े जिन पे हम लिखा गया है ये सारी चीज़ें, वो बहुत ही बड़े होते हैं, उन्हें बोलते हैं दीर्घ शिलालेख। लघु शिलालेख मतलब छोटे। पृथक शिलालेख मतलब बहुत सारे मतलब मात्रा में अलग अलग स्थान पे मिले हुए हैं। तो अभी देखते हैं दीर्घ शिलालेख जो हैं इनकी संख्या 14 है। 14 दीर्घ शिलालेख मिले हैं और सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है। और प्राप्ति स्थल 8 जगहों से ये 14 शिलालेख मिले हुए हैं। दूसरा है लघु शिलालेख। लघु शिलालेख की संख्या है 2 और इनके प्राप्ति स्थल है 13 से भी अधिक। पृथक शिलालेख, इनकी प्राप्ति स्थल है धौली एवं जौगढ़। दोस्तों, अगला देखते हैं, अगला है स्तंभलेख। स्तंभलेख को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो 2 भाग? पहला है दीर्घ स्तंभलेख और दूसरा है लघु स्तंभलेख। दोस्तों, आगे देखते हैं, अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी एवं अरमाइकी लिपियों में मिलते हैं। अशोक के सबसे ज़्यादा अभिलेख यानी कि सर्वाधिक अभिलेख प्राकृत व पाली भाषा में हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो भाषा प्रयोग की गई थी वो थी प्राकृत व पाली, और जो लिपियां प्रयोग की गई थी वो थी ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी, अरमाइकी। भाषा और लिपि दोनों अलग अलग होता है। भाषा एक अपनी बोलने, जो भी हम बोलते हैं वो हमारी एक भाषा होती है, और लिपि जो हम लिखते हैं, जो भी हम जितने भी अपने वर्ड्स, लेटर्स ये सब लिखते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। तो लिपि अलग अलग हो सकती है और उनको एक्सप्रेस करने पे जो निकल के आता है उसको हम भाषा बोलते हैं। तो लिपि और भाषा, लिपि कौन सी इन्होंने यूज़ की? ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी, अरमाइकी, 4 लिपियों में इनके सारे के सारे अभिलेख मिलते हैं। और भाषा की बात करें तो इन्होंने प्राकृत और पाली भाषा को यूज़ किया है। प्राकृत और पाली ये आम जनसाधारण की भाषा थी। हमने इसको पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? जैन और बौद्ध दोनों में। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं और खरोष्ठी दाएं से बाएं लिखी जाती है। दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं अगला, हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ते हैं। शिलालेख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रॉक एडिक्ट, मतलब जो भी हम पत्थरों पे लिख देते हैं उसी को बोलते हैं शिलालेख। शिलालेख पहाड़ों को काटकर शिलाखंडों को समतल करके उस पर उत्कीर्ण किया जाता है। क्या कह रहे हैं? शिलालेख को पहाड़ों को काटकर, मतलब पहाड़ को काटते हैं, उसके बाद जो शिलाखंड निकल के आता है उसको समतल किया जाता है और उस पर जो हम लिखते हैं उसी को हम बोलते हैं शिलालेख। अब देखते हैं, शिलालेख को भी हमने बोला था 3 भागों में बांट सकते हैं।
वृहद, लघु और पृथक। अब देखते हैं वृहद। वृहद व दीर्घ शिलालेख। हमने जैसा पहले भी पढ़ा है कि इनकी संख्या कितनी है 14 और प्राप्त स्थल है 8। इनमें अशोक के 14 विभिन्न राजाज्ञाओं, राजाज्ञाओं का मतलब राजा की आज्ञा, मतलब शासनादेश हैं। अब एक एक करके हम सभी को पढ़ते हैं 14 को, और ये 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना। सबसे पहला शिलालेख देखते हैं। पहले शिलालेख में लिखा हुआ है पशुवध निषेध, मतलब पशु पक्षियों, हम किसी भी तरीके का जानवर हो, कोई भी चीज़ हो, पशु पक्षी कोई भी हो, इनको आप मार नहीं सकते, इनका जो वध है वो निषेध है। अब हम अपने दूसरे शिलालेख के बारे में पढ़ते हैं। दूसरे में क्या लिखा हुआ है? विदेशों में धम्म प्रचार एवं मनुष्य व पशु चिकित्सा का उल्लेख। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे धम्म ये क्या होता है? दोस्तों हम आपको बता दें कि धम्म पाली भाषा का एक शब्द है। जैसे संस्कृत में धर्म होता है वैसे ही पाली में धम्म होता है। तो विदेशों में धम्म प्रचार एवं मनुष्य व पशु चिकित्सा का उल्लेख, ये लिखा है दूसरे शिलालेख में। तीसरे शिलालेख में क्या लिखा हुआ है? रज्जुक एवं युक्तक की नियुक्ति एवं अधिकारियों को प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य भ्रमण करने का आग्रह। दोस्तों हमने पहले भी पढ़ा है कि प्रादेशिक रज्जुक और युक्तक, इनको धम्म प्रचार के लिए प्रतिवर्ष भेजा जाता था हर जगह पे, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म के। और लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? रज्जुक एवं युक्तक, इनकी नियुक्ति की जाती थी। ये एक ऐसे अधिकारी होते थे, इनका काम क्या था? प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य का भ्रमण करना, ये इनके काम होते थे, रज्जुक एवं युक्तक के। चौथा शिलालेख देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? धम्म घोष का भेरी घोष के स्थान पर प्रतिपादन। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि भेरी घोष क्या होता है? भेरी घोष एक्चुअली धम्म घोष का ऑपोजिट होता है। जैसे धम्म घोष के अंदर सारी गुड प्रैक्टिसेस आती हैं, वैसे ही सारी इविल प्रैक्टिसेस किसके अंदर आती हैं? भेरी घोष के अंदर। तो भेरी घोष के ऊपर, मतलब भेरी घोष को त्याग करके धम्म घोष को अपनाना, ये इनके चौथे पिलर में लिखा हुआ है। ठीक है, पांचवें अभिलेख के बारे में देखते हैं। इसमें क्या लिखा? धम्म महापात्रों की नियुक्ति। जो धम्म महापात्र थे, मतलब धम्म को आगे बढ़ाने वाले जो मेन लोग होते थे, उनकी नियुक्ति के बारे में इसमें लिखा हुआ है। छठा देखते हैं, जन मामलों को निपटाने के लिए प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख। जनता व प्रजा के जितने भी प्रॉब्लम्स होते थे उसको निपटाने के लिए और प्रशासनिक सुधारों की जो आवश्यकता होती थी, इन सभी चीज़ों का उल्लेख कहाँ लिखा हुआ है? इनके छठे शिलालेख में लिखा हुआ है। सातवां शिलालेख में क्या लिखा है देखते हैं। अशोक सभी धार्मिक मतों के प्रति निष्पक्ष रहेगा। मतलब इसमें लिखा हुआ है कि अशोक हर जो भी कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी धर्म को फॉलो करता है, बुद्ध को, जैन को, भागवत धर्म को, या फिर कोई भी जितने भी धर्म होते हैं, किसी भी धर्म को अगर फॉलो करना चाहता है तो अशोक को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सबके लिए निष्पक्ष रहेगा। ये किस में लिखा हुआ है? 7वें में। 8वें अभिलेख में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 8वें में लिखा हुआ है बोध गया की यात्रा का उल्लेख एवं विहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का प्रतिपादन। बोध गया की यात्रा का उल्लेख, इसमें जो 8वां शिलालेख है उसमें बोध गया की यात्रा के बारे में लिखा हुआ है, और विहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का प्रतिपादन। विहार यात्रा क्या होता है? विहार यात्रा का मतलब जो ये जाते थे आखेट पे, या फिर कह सकते हैं कि जो भी शिकार करने जाते थे, इनको बोलते थे विहार यात्रा। तो इसके स्थान पर जो बोध गया की यात्रा है, इसका उल्लेख किया गया है इनके 8वें शिलालेख में। 9वां शिलालेख देखते हैं। 9वें शिलालेख में सच्चे विद्वानों एवं शिष्टाचार का वर्णन। सच्चे विद्वान और जो शिष्टाचार होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इनके 9वें शिलालेख में लिखा हुआ है। 10वां शिलालेख, अशोक के उद्यम के लक्ष्य, धम्माचरण की श्रेष्ठता घोषित। अशोक के उद्यम के लक्ष्य मतलब अशोक के जितने भी टारगेट्स थे, इनके जो भी लक्ष्य थे जिनको ये पूरा करना चाहते थे, इन सभी चीज़ों का जो उल्लेख है वो 10वें शिलालेख में लिखा हुआ है। 11वां शिलालेख, धम्म के तत्वों का प्रकाशन। दोस्तों 11वें शिलालेख में क्या लिखा हुआ है? इनके धम्म के तत्वों के प्रकाशन के बारे में लिखा हुआ है। 12वां शिलालेख, धार्मिक सहिष्णुता पर जोर। 12वें शिलालेख में अशोक ने क्या लिखवाया है? धार्मिक सहिष्णुता पर जोर देने का जो भी कार्य किया गया है उसको इन्होंने 12वें शिलालेख पे लिखवाया है। 13वां शिलालेख, कलिंग युद्ध के बाद धम्म विजय की घोषणा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13वां शिलालेख सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कलिंग युद्ध के बाद जो इनके अंदर आए, जो भी मतलब बदलाव आए, उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। कलिंग युद्ध के बाद धम्म विजय की घोषणा। विदेशों में धम्म प्रचार। 5 विदेशी राज्य, कौन कौन से वो थे? वो 5 विदेशी राज्य, सीरिया, मिस्र, मकदूनिया, एपिरस एवं तुर्की, इसका उल्लेख। दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने जब बौद्ध धर्म को फॉलो करने का फैसला कर लिया, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारा प्रचार प्रसार कराया, विदेशों में जो धम्म प्रचार प्रसार कराया, तो उसमें 5 विदेशी राज्यों का विवरण है। कौन कौन से हैं वो 5 विदेशी राज्य? सीरिया, मिस्र, मकदूनिया, एपिरस एवं तुर्की। इन सभी चीज़ों का उल्लेख इनके 13वें शिलालेख में मिलता है। 13वां शिलालेख सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखते हैं 14वां शिलालेख। पहले 13 शिलालेखों का पुनरावलोकन तथा अशोक के साम्राज्य को महाल के विजिते की संज्ञा दी गई है। जितने भी अभी हमने जो पहले 13 शिलालेख पढ़े हैं,
उनका पुनरावलोकन, मतलब उन सब में से थोड़ी थोड़ी बातें निकाल के इसमें लिखी गई हैं। अशोक के साम्राज्य को क्या बोला गया है, किस चीज़ की संज्ञा दी गई है, महाल के विजिते, इस चीज़ की संज्ञा दी गई है और इसको उल्लेख किया गया है इनके 14वें शिलालेख में। अब प्राप्ति स्थल के बारे में देखते हैं। हमने देखा था 14 शिलालेख हैं और जो कि 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए थे। प्राप्ति स्थल भी देख लेते हैं। पहला है शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी कहाँ पड़ता है, आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर ज़िले में। अगर आप आज के पाकिस्तान में जाओ और वहाँ के जो पेशावर ज़िले हैं वहाँ पे शहबाजगढ़ी पड़ता है। 12वां शिलालेख मुख्य अभिलेख से कुछ दूरी पर पृथक शिलाखंड पर खुदा हुआ है। यहाँ पे कौन सा शिलालेख मिलता है, 12वां शिलालेख। ये कहाँ, मुख्य अभिलेख से कुछ दूरी पर पृथक शिलाखंड पर खुदा हुआ है, ये खुदा हुआ है वहाँ पे। संभवतः यह अशोक के साम्राज्य में शामिल यवन प्रांत की राजधानी थी। जो शहबाजगढ़ी है जो कि पेशावर ज़िला है आज का पाकिस्तान, ये उस समय की अगर हम बात करें तो ये क्या था, यवन प्रांत की राजधानी रहा होगा, अशोक की यवन प्रांत की राजधानी। नेक्स्ट देखते हैं मनसेहरा। मनसेहरा कहाँ है, ये भी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के हजारा ज़िले में स्थित है। इसमें क्या है, 3 शिलाओं के लेख उत्कीर्ण मिलते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी शिला। पहली और दूसरी जो शिला है इसको खोज किसने किया था, जनरल कनिंघम। और तीसरी शिला की खोज किसने की थी, इसको किया था पंजाब पुरातत्व विभाग का एक भारतीय अधिकारी, उसने तीसरे शिलालेख की खोज की थी। अगला देखते हैं कालसी। कालसी कहाँ है, उत्तर प्रदेश के देहरादून जिले में। नेक्स्ट है गिरनार। गिरनार गुजरात प्रांत के कठियावाद के जूनागढ़ के समीप गिरनार की पहाड़ी पर, ये जो अभिलेख, ये जो मिला हुआ है शिलाखंड, ये कहाँ मिला हुआ है, गुजरात प्रांत के कठियावाड़ के जूनागढ़ के समीप गिरनार की पहाड़ी पर। अगला है धौली। धौली कहाँ पड़ता है, वर्तमान उड़ीसा प्रांत के पुरी जिले में ये स्थित है। धौली इसकी 3 छोटी पहाड़ियों के श्रृंखला पर स्थित है। इसमें कलिंग राज्य के प्रति अशोक की शासन नीति का वर्णन है। कलिंग राज्य के प्रति अशोक की उस समय कैसी शासन नीति थी, इस चीज़ का वर्णन कहाँ पे लिखा हुआ है, ये धौली यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला प्राप्ति स्थल है जौगढ़। जौगढ़ कहाँ पड़ता है, ये उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है। नेक्स्ट है एरागुड़ी। ये आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है। यह शिलालेख पत्थरों के 6 टीलों पर स्थित है। इसमें लिपि की दिशा दाएं से बाएं मिलती है और बाकी शिलालेखों में बाएं से दाएं मिलती है। जो एरागुड़ी की जितनी भी शिलाएं हैं उसमें दाएं से बाएं मिलती हैं। नेक्स्ट देखते हैं 8वां और लास्ट सोपारा। महाराष्ट्र प्रांत के थाना जिले में स्थित है ये सोपारा। यहाँ पर एक खंडित शिला पर 8वें शिला के कुछ भाग उत्कीर्ण हैं। अनुमान लगाया जाता है कि पहले 14 लेख विद्यमान रहे होंगे। 8वें के बाद अब हम अगला देखते हैं लघु शिलालेख। हमने पढ़ा था एक कौन कौन से 3 शिलालेख पढ़ा था, ठीक है। कौन कौन से शिलालेख थे, एक था वृहद शिलालेख, लघु शिलालेख और पृथक शिलालेख। तो वृहद हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया, वृहद को ही दीर्घ शिलालेख भी कहते हैं। अगला देखते हैं लघु शिलालेख। लघु शिलालेख को इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइनर रॉक एडिक्ट। मतलब ये शिलालेख 14 शिलालेखों के मुख्य भाग में शामिल नहीं है, 14 से अलग है ये, इसी कारण इसे लघु शिलालेख कहा गया है। शिलालेख तो आपको पता ही है, पत्थरों के ऊपर जो लिख देते हैं उसे शिलालेख कहते हैं, और ये थोड़े से उनसे छोटे हैं इसलिए इसे लघु शिलालेख कहते हैं। अब हम देखते हैं लघु शिलालेख अपने पढ़ते हैं कौन कौन से हमारे। पहला है रूपनाओ। ये कहाँ पे मिला हमें, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में स्थित है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। नेक्स्ट है गुर्जरा। गुर्जरा कहाँ है, मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में है। नेक्स्ट है सासाराम, ये बिहार में है। भाबरू, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह राजस्थान के जयपुर ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट है मास्की, ये कहाँ है, कर्नाटक के रायचूर ज़िले में। ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर्नाटक के चित्तलदुर्ग के समीप है। सिद्धपुर, सिद्धपुर कहाँ है, ब्रह्मगिरी के 1 मील पश्चिम में। जो इसके ऊपर हमने ब्रह्मगिरी पढ़ा है उससे 1 मील पश्चिम में अगर आप जाएंगे तो सिद्धपुर मिलेगा आपको। जटिंग रामेश्वर, ये कहाँ है, ब्रह्मगिरी से 3 मील उत्तर पश्चिम में। अब आप 3 मील उत्तर पश्चिम जाएंगे ब्रह्मगिरी से तो आपको मिलेगा जटिंग रामेश्वर। नवा है एरागुड़ी, ये कहाँ है, आंध्र के कर्नूल ज़िले में है। नेक्स्ट है गोभी मठ, ये मैसूर के कोपबल नामक स्थान के समीप। पालकी गुड्डू, ये कहाँ है, गोभी मठ से 4 मील की दूरी पर स्थित है ये। नेक्स्ट है राजुल मंडगिरी, ये आंध्र के कर्नूल ज़िले में स्थित है। अहरौरा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित। तो दोस्तों ये ऐसे ही, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको इनको याद करने हैं एक एक करके। जो लघु शिलालेख है हमारे ये 13 हैं और इनमें हमने कहाँ कहाँ स्थित हैं, ऐसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए और आप इनको याद करने की कोशिश करिए। अगला देखते हैं भाब्रू शिलालेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे कि अशोक ने अपने कौन से शिलालेख में अपने आप को सम्राट बोला है, तो वो बोला है भाब्रू शिलालेख में, ठीक है। अगला देखते हैं गुर्जरा, मास्की, नेतूर तथा उद्गोलम।
ये जो अभिलेख हैं इनमें अशोक का वास्तविक नाम ही मिलता है। मतलब अशोक का जो अशोक वाला नाम है ये कहाँ कौन से अभिलेख से मिलता है, ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसका आंसर क्या देंगे। ये मिलता है गुर्जरा, मास्की, नेतुर और उद्गोलम, ये वाले जो अभिलेख हैं इसमें इनका नाम अशोक ही मिलता है। और बाकी की जगह पे जो है वहाँ पे क्या मिलता है, देवनाम प्रिय, मतलब देवताओं का प्रिय। दूसरा नाम एक और है इनका, देवनाम प्रियदर्शी, ये भी अन्य जगह पे यही नाम मिलता है। और 4 जगह जो हमने पढ़ा था वहाँ पे अशोक नाम मिलता है और भाबरू वाले में इन्होंने अपने आप को सम्राट बोला है। अब हम देखते हैं पृथक शिलालेख। पृथक शिलालेख 2 जगह मिला हुआ है केवल, धौली और चौगढ़। धौली का है उड़ीसा के बुरी जिले में और चौगढ़ उड़ीसा के गंजाम जिले में। अब हम देखते हैं पृथक शिलालेख में, इस अभिलेख में कलिंग राज्य के प्रति अशोक की शासन नीति के बारे में उल्लेख मिलता है। दोस्तों ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था ऊपर कि इसमें अशोक की जो कलिंग राज्य के प्रति शासन नीति है उसके बारे में मिलता है, पता चलता है। तो अब हम देखते हैं अगला स्तंभ लेख। अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था रॉक एडिक्ट मतलब शिलालेख। अब देखते हैं पिलर एडिक्ट मतलब स्तंभ लेख। इन राजाज्ञाओं की संख्या 7 है। 6 भिन्न भिन्न स्थानों से पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण किए गए हैं। तो जो पिलर एडिक्ट हैं ये 7 हैं और ये 6 भिन्न भिन्न स्थानों पर ये लिखे गए हैं। स्तंभ लेख देखते हैं, ये 2 तरीके से होते हैं, वृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। वृहद स्तंभ लेख पढ़ते हैं पहले नंबर पे है टोपरा, जिसका नाम है टोपरा। पहला वृहद स्तंभ लेख कौन सा है, वो है टोपरा। यह सर्वाधिक प्रसिद्ध स्तंभ लेख है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध यही वाला है। शुरू में यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में टोपरा नामक स्थान पर गड़ा हुआ था। सबसे पहले ये कहाँ था, सहारनपुर जिले जो कि यूपी में है, वहाँ पर टोपरा नामक स्थान पर यह गड़ा हुआ था। लेकिन कालांतर में फिरोज शाह इसको दिल्ली ले गया। बहुत सालों के बाद जब दिल्ली सल्तनत, हम लोग पढ़ेंगे ठीक है, बहुत साल के बाद जब दिल्ली सल्तनत आया तो उसका जो फिरोज शाह था वो इसको उठा के कहाँ ले गया, दिल्ली ले गया। इसका टोपरा के अन्य नाम क्या है, भीमसेन की लाट, सुनहरी लाट, दिल्ली शिवालिक लाट और फिरोज शाह की लाट आदि इनके नाम हैं। मेरठ स्तंभ लेख, इसे भी टोपरा स्तंभ लेख की तरह से फिरोज शाह दिल्ली ले गया। इसको भी मेरठ से वो शिफ्ट कर ले गया, कहाँ पे, दिल्ली में। अगला देखते हैं चंपारण बिहार में 3 मिले हुए हैं स्तंभ लेख। कौन कौन से मिले हैं, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया आर्यराज और रामपुरवा, ये तीनों के तीनों चंपारण बिहार में मिला हुआ है। अगला देखते हैं प्रयाग, यह गंगा यमुना के संगम के समीप प्रयागराज में स्थित है। यह पहले कौशाम्बी में था, अकबर ने बाद में इलाहाबाद के किले में इसको रखवा दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो बाद के बहुत सारे राजा हुए हैं उन्होंने इन सारे पिलर्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी किया है। हमने भी देखा कि फिरोज शाह दिल्ली ले गया और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अकबर इसने क्या किया, इसको इलाहाबाद के किले में रखवा दिया। अगला देखते हैं लघु स्तंभ लेख। हमने देखा दीर्घ वाला हमने पढ़ लिया, आप देखते हैं लघु। अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं उन्हें साधारण तौर से लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। इसमें राजकीय घोषणाएं लिखी होती थी अशोक की इस लघु स्तंभ लेख में। ये निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से वो स्थान हैं, पहला देखते हैं सांची, रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। सारनाथ ये आप जानते हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कौशाम्बी इलाहाबाद के समीप है ये। और रुमेनदेई ये नेपाल की तराई में स्थित है। और निगलीवा ये भी नेपाल की तराई में स्थित है। तो ये जो आपने 5 स्थान देखे, यहाँ से लघु स्तंभ लेख मिलता है। और कुछ और पढ़ते हैं, सांची, सारनाथ, कौशाम्बी के जो लघु स्तंभ लेख में अशोक अपने महापात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। संघ में भेद जो लोग फूट डालते हैं उनको रोकने के लिए अपने महापात्रों को निर्देश और आदेश ये देता है। इस चीज़ का कहाँ वर्णन मिलता है, सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, जो यहाँ का लघु स्तंभ लेख है उसमें इसका वर्णन मिलता है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ लेखों में अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। दोस्तों हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अशोक की महारानी कौन थी, कारुवाकी। इनकी कई सारी शादियाँ हुई थी जिसमें से एक इनकी महारानी थी कारुवाकी। इनकी जो दानशीलता के बारे में कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में इनका वर्णन मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के जो स्तंभ हैं इन्हें क्या कहते हैं, रानी का अभिलेख। रुमेनदेई से अशोक के धर्म यात्रा पर जाने का उल्लेख मिलता है। रुमेनदेई ये कहाँ है, हमने अभी पढ़ा था कि नेपाल की तराई में स्थित है। तो इसमें अशोक के धर्म यात्रा पर जाने का उल्लेख मिलता है। निगलीवा इसमें क्या मिलता है, कनक मुनि के स्तूप के संवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब इसके बाद देखते हैं गुहालेख। हमने दोनों पढ़ लिए, पहला रॉक एडिक्ट मतलब शिलालेख
और दूसरा हमने पिलर एडिक्ट मतलब स्तंभ लेख, और तीसरा देखते हैं केव इंस्क्रिप्शन मतलब गुहा लेख, मतलब गुहा मतलब गुफा, गुफा के अंदर जो हम लिखते हैं उसे हम बोलते हैं गुहा लेख। दक्षिण बिहार में गया जिले में स्थित बराबर नामक पहाड़ियों की गुफाओं में गुहा लेख देखने को मिलता है। जो बराबर नाम की पहाड़ी है उसमें गुहा लेख देखने को मिलता है हमें। ये सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। कौन से भाषा कौन सी यूज़ की गई है? प्राकृत। और लिपि कौन सी यूज़ की गई है? ब्राह्मी। केवल 2 अभिलेख कौन कौन से? शहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा। इनकी जो लिपि है ब्राह्मी ना होकर खरोष्टी है, इन दोनों में खरोष्टी लिपि यूज़ की गई है। दोस्तों इसके साथ ही अब हम कुछ और अभिलेखों के बारे में देखते हैं। तक्षशिला से अरमाइकी लिपि में लिखा हुआ भग्न अभिलेख। जो भग्न अभिलेख है ये कहाँ मिला? तक्षशिला में। इसमें कौन सी लिपि लिखी हुई है? अरमाइकी लिपि। अगला देखते हैं, कांधार के पास सरेकुना नामक स्थल से यूनानी तथा अरमाइकी लिपियों में लिखा गया द्विभाषित अभिलेख। जो सरेकुना इस नाम का जो अभिलेख है ये कांधार के पास मिला हुआ है और इसमें द्विभाषित में लिखा हुआ है। कौन कौन से द्विभाषी हैं? एक है यूनानी और अरमाइकी, इन 2 लिपियों में लिखा गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरेकुना 2 भाषी, यूनानी और अरमाइकी लिपि। लास्ट में देखते हैं, काबुल नदी के बाएं किनारे पर जलालाबाद के ऊपर स्थित लद्दिमा नामक स्थान से अरमाइकी लिपि में लिखा हुआ अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो जो काबुल नदी के बाएं किनारे पर जलालाबाद है वहाँ से ऊपर स्थित लद्दिमा नामक स्थान से अरमाइकी लिपि में लिखा हुआ अभिलेख मिला हुआ है। तो दोस्तों इसी के साथ ही हम अपने जो भी अभिलेख हैं इनको यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको सारे अभिलेख, अशोक के जितने भी अभिलेख हैं इनको बहुत ही अच्छे से आपको सब समझ में आ गए होंगे। और एग्ज़ाम में अगर आपसे कोई भी अभिलेख के बारे में कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो आप उसको आसानी से उसका आंसर दे पाने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में लिख के आप हमसे बता सकते हैं, हम उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप हमें आगे दीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।